हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्नेल्स लॉ ने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। वो कॉन्स्टेंट क्या है या वो कॉन्स्टेंट कितना होगा, उसी से कुछ लेना देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पिछले क्लास में हमने ये भी बात करी थी कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। इसकी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिंक जुड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या है, लेंसेज के नॉमेनक्लेचर क्या है, लेंस में भी क्या वैसे नॉमेनक्लेचर होंगे जैसे हमने मिरर में देखे थे, लेट्स सी। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन कर्व्ड लेंसेज। तो कर्व्ड लेंसेज में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे कि लाइट रे पैरेलल जाती थी तो फोकस से गुजरती थी, फोकस से आती थी तो पैरेलल गुजरती थी, है ना। और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी, टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती थी। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, वेलकम टू माई चैनल MV क्लासेस, माई सेल्फ फुरकान खान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं आप सब लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बुकों में म्यू लिखा जाता है, किसी किसी बुक में इसे एन लिखा जाता है, NCERT में इसे एन लिखा गया है। NCERT इसको एन से रिप्रेजेंट कर रही है, किसी किसी बुक में म्यू भी लिखा जाता है। म्यू एक सिंबल है, जो आप चाहें यूज करें। ठीक है, होता क्या है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, क्या मतलब है सर? सपोज ये मीडियम है, मीडियम 1 और ये मान लीजिए मीडियम 2। ठीक है, रह रहा था डेंसर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी लाइट इस मीडियम से आएगी और किसी भी वजह से ये, मान लीजिए ये रह रहा है, ये डेंसर है, मान लीजिए, तो क्या होगा सर? होगा ये कि नॉर्मल बनेगा, इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल। ये जाना चाहती है ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस मीडियम में इसकी क्या स्पीड है, इसको अगर मैं इस मीडियम की स्पीड से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2। हम फर्स्ट मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। सर मान लो कभी ऐसा हो तो कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाए तो, मान लो ये डेंसर था, ये रह रहा था, तो सर क्या होगा? तो ये होगा कि लाइट रे जाती है ऐसे, लेकिन इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वही जो पीछे हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 4 में। तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब कुल मिला के सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशो, स्पीड ऑफ लाइट का रेशो है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड मिलेगी। तो कैसे कि मीडियम जहाँ पे वो जा रही है उससे, जहाँ से वो आ रही है उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का पता करना था ना, हाँ 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? जहाँ जा रही है मतलब सेकंड वाले मीडियम की स्पीड ऊपर रखिए, जहाँ से आ रही है फर्स्ट वाले को नीचे रखिए।
मान लीजिए अब हमें 2 का पूछना है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? जहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? फर्स्ट में जा रही है, और कहाँ से? 2 से। तो एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जहाँ वो जा रही है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इफ ऑफ मीडियम जहाँ से वो आई है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी 2 गिवन मीडियम के लिए। भाई इसकी स्पीड तो फिक्स हो जाएगी ना, मीडियम 1 में स्पीड थोड़ी ना बदलेगी। हाँ, मीडियम 1 से 2 में चेंज हो जाएगी, लेकिन मीडियम 2 में भी वही स्पीड होगी। तो इनका जो रेशो मिलना है, क्या वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, जो कि आपकी बुकों में लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादातर, देखिए जरूरी नहीं कि हर बार 2 मीडियम में एक एयर हो। क्या बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं है हर बार 2 मीडियम में एक मीडियम एयर हो। भाई एयर से वाटर में देखोगे एक एयर है, दूसरा वाटर। भाई वाटर से अंदर कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, वाटर से ऑयल में देख रहे हो, ऑयल से ग्लास में देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये सब पे वैलिड है, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सर नहीं समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया, समझते हैं। मान लीजिए क्या इस वाटर को आप देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? एयर से। ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का मैं पता करूँ तो मैं क्या करूँगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है वाटर का। सॉरी ये वाटर था ना, ये वाटर है, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का। तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो फिक्स है बेटा, 3 × 10⁸। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर आपको पता करना है तो आप 3 × 10⁸ को स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से डिवाइड कर दो। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले में एक खास बात है। क्या खास बात है? कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें मालूम है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो स्पीड बता दो, और अगर स्पीड पता करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। तो होता क्या है, जनरली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। आप साइंस के इस चैप्टर के पेजेस को पलटेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे आपके पास एयर, ऑयल, डायमंड, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, जो कि उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस का एक कारण है, एक वजह है कि डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, इतना बढ़िया चमकता क्यों है। एक कारण है कि उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एयर का 1.01 के समथिंग होता है, ऑयल का अलग होगा, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, अलग अलग ग्लासेस के अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। ये तो हमें बता रहा है जब 2 मीडियम कोई से भी होंगे, कोई से भी, एयर दोनों में से एक एयर ना हो, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से एक एयर है तो मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर का पता करना है, जैसे मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है ऑयल का, तो आप क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल, है ना। हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल। बस इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो ऑयल की स्पीड पता कर लीजिए, ऑयल में लाइट की क्या स्पीड है,
और ऑयल में अगर लाइट की स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वहाँ पे जो लाइट में बेंडिंग आ रही थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में आ रही थी, और वो कितना बेंड होगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। चलिए इसको पॉज करके नोट डाउन करें, पॉज कर लें, नोट डाउन कर लें। ओके, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज, कि लेंसेज के कितने टाइप हैं। आप लोगों ने मिरर के टाइप पढ़े हैं, है ना, तो आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मेरा लेक्चर नंबर 3 आप देखें, उस 3 देखें, 2 देखें, मैंने उसमें आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ मिरर किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ लेंसेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ भी लेंसेज 2 तरीके के ही और सेम नाम है। एक का नाम है कॉनकेव लेंस और एक का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये दोनों लेंस कैसे हैं? ये दोनों लेंस स्फेरिकल हैं, जिस तरीके से मिरर था, या इसको हम कर्व्ड बोल सकते हैं, कर्व्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसा दिखेगा आपको? कि ये आउटर पॉइंट पे थिकर होगा, यहां पे थोड़ा सा चौड़ा होगा, और मिड सेक्शन में ये पतला होता है, थिनर। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स इसका कुछ उल्टा होता है कि आउटर पार्ट पे वो थिनर होता है, पतला, आउटर पार्ट पे वो थिनर होता है, और मिड सेक्शन में ये मोटा होता है, थिकर। ठीक है, और ये कैसे दिखाया जा रहा है? देखो, लेंस अगर आप देखोगे, जाओगे, परचेज करोगे, तो लेंस आपको ऐसा दिखता है, सर्कल। आपकी जो चश्मा लगाते हो, चश्मे में सर्कुलर ग्लास होता है, लेकिन अगर मैं उसको ऐसा दिखाऊं आपको, है ना, मैं 3D में दिखाने की कोशिश तो करता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे समझिए कि इस तरीके से सर्कुलर होगा, इस तरीके से, ऐसे नहीं सर, छी मीन्स अगर आप समझे कि ये सर्कल है, सामने से सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक, गोल 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 गोल, और अगर उस सर्कल को मैं ऐसे सामने खड़ा कर दूंगा, समझो ऐसे बोले, इसको मैं अगर ऐसे सामने खड़ा कर दूं तो ये पिक्चर बनी हुई है, तो ये जो होगा ये सामने से ऐसा दिखेगा आपको कॉनकेव, और कॉन्वेक्स आपको सामने से ऐसा दिखेगा। सर्कल को ऐसे सामने से दिखा के कट कर लो, ये सामने से देखो तो आपको ये फिगर ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा लेंस नहीं होता, सामने से आपको सर्कल ही दिखेगा। ठीक है, ठीक। कॉनकेव लेंस का एक और नाम है, इसको अपन लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस। सर ये क्यों होता है आपको बताया जाएगा। ठीक, तो डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके लेंस होंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, सर इसमें क्या क्या है, तब तक आप पॉज करके फटाफट नोट करें, पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। ओके, चलिए, तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक लेंस उठाता हूं और उसका हम लोग करते हैं पोस्टमॉर्टम, मतलब नॉमेनक्लेचर, अंदर का हम लोग अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कर्व्ड लेंस। ठीक है, तो देखिए मैंने बनाया है एक कॉन्वेक्स लेंस, प्यारा सा सुंदर सा कॉन्वेक्स। ठीक, तो एक लाइन पास होगी
जिसको हम लोग वहाँ पे क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के मिड पॉइंट को छुएगी, है ना। ये मिड पॉइंट इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में दिखता नहीं है। इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ। ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहाँ पे जो रोल पोल का होता था, वहाँ पे ये रोल ऑप्टिकल सेंटर का होगा। ऑप्टिकल सेंटर, आपके ऑप्टिक का सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले कर्वेचर का एक सर्कल यहाँ से बनेगा। हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था? वहाँ पे हमने पढ़ा था सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि उस सर्कल का सेंटर होता था जिससे उसे बनाया जाए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा है कि इस कर्वेचर का एक सेंटर यहाँ होगा सी, और सी और ओ के बीचों बीच एक पॉइंट मिलेगा एफ, सेम फोकल लेंथ, जिसकी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से सी के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम टू सेम बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि यहाँ पे एक सी और एक एफ नहीं मिलता। ये तो इसका कर्वेचर बना लिया आपने, इसका भी कर्वेचर बनेगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी फोकस होगा। मतलब यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस मिलेंगे आपको, एक इस कर्वेचर के लिए, एक इस कर्वेचर के लिए। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम बात है सारी की सारी। प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो आपके लेंस से पास होती है, और आपके लेंस के मिड सेक्शंस को जहाँ वो टच करती है ऑप्टिकल सेंटर, आपके कर्वेचर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच आपको मिलता है पॉइंट फोकस, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम सारी बातें। ठीक है, बट फर्क क्या है? यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये समझनी है आपको। अब लेंस के तो दोनों तरफ से देखोगे तो दिखेगा। मिरर में थोड़ा प्रॉब्लम था। मिरर में क्या प्रॉब्लम था? मिरर में प्रॉब्लम था कि एक तरफ पॉलिश रहती थी, तो उस तरफ, उस दूसरी तरफ से हम नहीं देख सकते थे। लेकिन यहाँ फ्री है, आप यहाँ से देखेंगे दूसरी तरफ का दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो दूसरी तरफ का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री हैं, आप जहाँ से चाहें देखें। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा तो ये लाइट सबसे पहले इस कर्वेचर से टकराएगी। हाँ या ना? ये लाइट रे जो भी जाएगी इस कर्वेचर से टकराएगी। तो इस कर्वेचर से टकराएगी तो ये इसका C1F1 हो जाएगा। इस कर्वेचर का सेंटर कौन सा है? इस पे। उसके बाद फिर ये इससे टकराएगी, तो जब ये इससे टकराएगी तो ये इसका C2F2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं यहाँ रखता तो ये इस कर्वेचर से लाइट रे पहले टकराती, तो इस कर्वेचर का सेंटर यही, ये C1F1 होता, ये C2F2 होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा तो लाइट रे सबसे पहले जाके कौन से कर्वेचर से टकराएगी? इससे। इस कर्वेचर का C कहाँ है? ये, और F इसका कहाँ है? ये, इसलिए C1F1 इधर। जबकि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ तो ये कर्वेचर इससे टकराएगा, इसका C1F1 ये, तो फिर उस केस में ये C1F1 होता, ये C2F2 होता। ठीक है, मेक योर सेल्फ प्रॉपरली, है ना, कि आप ध्यान से समझें हर कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आप फ्री हो, जहाँ चाहो रखो। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि सर कॉन्वेक्स में जहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके अपोजिट साइड C1F1, बिल्कुल सच्ची बात है। जहाँ आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके दूसरी तरफ C1F1 बनेगा। ठीक है, किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। अगर मैं यही कॉनकेव बनाऊँ तो बना लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर मैं यही पे इसको कॉनकेव बनाऊँ तो सर देखो बढ़िया सी चीज़ आपके सामने आएगी। अगर यही मैं इसमें कॉनकेव बनाऊँ तो सर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका कर्वेचर ये होगा, तो
तो ये इसका सेंटर, ये इसका एफ, इन दोनों के बीच में इसका कर्वेचर कुछ ये। देखो ये कर्वेचर तो मान के बनाया जा रहा है ना, एक्चुअली ये होता थोड़ी ना है, ये होता थोड़ी, ये तो आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कर्वेचर होगा जिसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो अब ये लाइट जाएगी सबसे पहले इस सरफेस से टकराएगी, तो इसका कर्वेचर कौन है? ये। इसका कर्वेचर का सेंटर कौन है? ये। तो ये C1F1। फिर ये इससे टकराएगी तो ये C2F2। और अगर सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता तो, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखते तो पहले ये इससे टकराता तो ये आपका C1F1 हो जाता और ये C2F2। बात क्लियर हो रही होगी, आई होप। ठीक है, आई होप कि आपकी बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे C1F1 फिक्स नहीं होता, C1F1 डिसाइड होता है आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो ये C1F1, ये C2F2। ठीक है, तो कंक्लूड करने वाली बात कि कॉन्वेक्स लेंस में C1 और F1 अपोजिट होता है ऑफ ऑब्जेक्ट के। जिस जगह ऑब्जेक्ट होगा उसके दूसरी तरफ वाला C1F1 होगा, और C1F1 से ही हमें काम है, हमें C2F2 से काम भी नहीं है। अभी जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, इमेज फॉर्मेशन हाँ आएगा, इमेज फॉर्मेशन भी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में C1F1 अपोजिट साइड होगा, जबकि अगर मैं कॉन्केव लेंस के बारे में बोलूं तो यहाँ पे C1F1 सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे आपको दिखाई देगा, जो कि ये दिख रहा है। ठीक है, तो यही है नोमेनक्लेचर सेम जो अपन ने वहां पे डिस्कस किया था, सेम टू सेम। ठीक, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि यहाँ पे लाइट रे का बिहेवियर कैसे होगा। ओके, ठीक, तो आपको यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्वेक्स के केस में कहाँ C1F1 और कॉन्केव के केस में कहाँ पे C1F1। ठीक है, तो मैं कोई भी एक लेंस लेता हूँ और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन कर्व्ड लेंस। अगर आप लोगों ने मिरर पढ़ा है तो अब ये आपको बिल्कुल चुटकियों में खत्म होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे केस होंगे, जैसे हमने वहाँ पे भी बात करी थी 3। जी सर, इतना गंदा। मैंने कॉन्वेक्स लिया है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आपको मिलेगा C1F1, C2F2 लिख लो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा, है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर C1F1, C2F2, है ना। अभी हम इमेज फॉर्मेशन नहीं बनाना है, बस मैं आपको एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ। C1F1, C2F2। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये पास होगी फोकस से। अब ये कौन से फोकस से पास होगी, इसके या इसके? अगर लाइट रे ट्रैवल करेगी, ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ट्रैवल करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी, तो ये जाएगी फोकस से। लेकिन कौन से फोकस भाई, समझिए इसका फोकस कौन सा है, ये। तभी तो हमने कहा था C1F1 की जरूरत है, हमें जरूरत है F1 की, हमें F2 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट रे आएगी अपने फोकस से पास होगी। इसका फोकस कौन सा है, ये वाला। ठीक, तो लाइट रे ट्रैवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पास होगी, पासेस, ये पास फ्रॉम फोकस। हाँ सर, ऐसा तो हमने इधर भी पढ़ा था। दूसरी चीज, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो तो
तो वो पैरेलल चली जाएगी। हाँ सर, ऐसा भी कुछ हमने देखा था वहाँ पे कि अगर लाइट रे ट्रैवल करे फ्रॉम फोकस तो ये क्या होगी, पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बिल्कुल सही। तीसरा, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आई, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आई तो वो अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी। अगर कोई लाइट रे ट्रैवल करे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर तो इट पास्ड अनडेविएटेड, सीधी की सीधी पास हो जाएगी। अनडेविएटेड सीधी पास हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ें आपको यूटिलाइज करनी है, इन्हीं तीनों चीज़ों को आपको समझना है और इन्हीं तीनों चीज़ों से आपको समझ में आएगा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो तब तक आप लोग पुराना पढ़ें, रिवाइज करें, पुराने लेक्चर्स देखें। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।